नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये कोल्ड वॉर का दौर था। लीबिया में पश्चिमी देशों का दखल लगातार बढ़ रहा था और इसे हवा दे रहे थे खुद वहां की सत्ता के केंद्र में बैठे राजा इद्रिस फर्स्ट। आर्थिक तेजी का दावा कर रहे लीबिया की ज़मीनी हकीकत उसके दावे से ठीक उलट थी। देश की आवाम का एक बड़ा तबका भुखमरी से तड़प रहा था। छोटे व्यापारी किसान 2 वक्त की रोटी को मोहताज थे और दूसरी ओर सत्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे बड़े उद्योगपति और व्यापारी अपनी तरक्की की गाथा लिखने में मशगूल थे। मगर लीबिया की फौज में 26 साल का एक लड़का था जो देश में बढ़ रहे इस पश्चिमी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फौज के ही कुछ साथियों की मदद से राजा इद्रीस प्रथम के खिलाफ लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया। प्लान ऐसे बनाया गया कि राजा को कानों कान खबर नहीं हुई और अब उसे तलाश थी तो बस एक सही मौके की। साल भर इंतजार हुआ और वो घड़ी भी आ गई। इद्रिस प्रथम की तबीयत बिगड़ी और वो इलाज के लिए चले गए इजिप्ट, और तख्ता पलटने का सबसे सही समय यही था। 1 सितंबर 1969 की रात को 2:30 बजे लीबिया के शहर बेंगाजी की सड़कों पर गाड़ियों का एक काफिला गुजरा। गाड़ियां सीधे मिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर रुकी। गाड़ियों से कुछ लोग उतरे और अंदर पहुंचते ही उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और वहां बैठे आर्मी जनरल और मेजर पर तान दी। ये उसी लड़के के लोग थे जिसके आगे अब लीबिया की मिलिट्री ने बिना किसी संघर्ष के घुटने टेक दिए थे। बिना खून खराबा सत्ता अब उस 27 साल के लड़के के हाथ में थी। सुबह 6 बजे उसने पहली बार बेंगाजी रेडियो पर लीबिया के लोगों को संबोधित किया। लीबिया आजाद है। मेरे लीबिया के लोगों, आज से आपका शासन चलेगा। पश्चिमी ताकतें अब लीबिया की तरफ देखने की जुर्रत नहीं करेंगी। मैं मुअम्मर गद्दाफी आपसे वादा करता हूं। लीबिया की बागडोर अब मुअम्मर गद्दाफी के हाथ में थी। लोग बेंगाजी की सड़कों पर जश्न मना रहे थे, मगर 40 साल बाद इन्हीं सड़कों पर मुअम्मर गद्दाफी को सरेआम यही लोग मौत के घाट भी उतारने वाले थे। तो गद्दाफी की कहानी की शुरुआत उसके उदय से करनी होगी और इसके लिए चलना होगा आपको थोड़ा पीछे। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की कहानी, जिसे अमेरिका ने दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी करार दिया था। लीबिया के लोगों के लिए गद्दाफी मसीहा बन गया था और उसकी नजर अब पूरे मिडिल ईस्ट पर थी। वो इनका नेता बनना चाहता था। उन दिनों इजिप्ट के राष्ट्रपति गैमल अब्देल नसीर मिडिल ईस्ट देशों में एक चर्चित चेहरा थे। हर कोई उनकी तरह बनने का ख्वाब रखता था, उन्हें आदर्श मानता था। गद्दाफी भी उन्हीं में से एक था। इजिप्ट की तरह उसने भी लीबिया की तस्वीर बदलनी शुरू की। लीबिया के लोगों के लाइफस्टाइल की तुलना विकसित देश ब्राजील से की जाने लगी, मगर इसका असर मिडिल ईस्ट या पश्चिमी देशों पर ना के बराबर दिखा। और शोहरत पहचान के भूखे गद्दाफी ने अब एक खतरनाक चाल चलने की योजना बनाई, और इस चाल में उसका मोहरा बनने वाला था मिडिल ईस्ट देशों का सबसे बड़ा दुश्मन, इजराइल। This is an ITN news flash from the Olympic Village in Munich, where early this morning armed Palestinian guerrillas raided the sleeping quarters of the Israeli team. The gunmen shot dead 2 Israelis and are now holding 20 athletes and 6 officials as hostages. ये 5 सितंबर 1972 की तारीख थी। जर्मनी के म्यूनिख शहर में 5 फिलिस्तीनी आतंकी इजराइल टीम के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गए और 20 खिलाड़ियों को बंदी बना लिया। जर्मनी सरकार आतंकियों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश में लगी रही, मगर बात कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही आतंकवादियों ने 2 खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर हेडक्वार्टर के बाहर तैनात खड़ी फोर्स एक्टिव हो गई।
मगर आतंकियों ने धमकी दी कि अगर कोई भी कार्रवाई हुई तो बाकी के खिलाड़ियों की केवल लाश हाथ आएगी। ये उस वक्त की सबसे भयावह घटनाओं में से एक घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब ऐसे वक्त में जर्मन सरकार के लिए खामोश बैठना उसकी ताकत के ऊपर सवाल खड़े कर सकता था। नतीजन आतंकियों के आगाह करने के बावजूद जर्मन सरकार ने हेडक्वार्टर के ऊपर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई और मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, 3 को बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों बाद लीबिया के चैनल पर एक खबर There are still a lot of questions to be answered about what happened last night at Fürstenfeldbruck Air Base. However, the German authorities admit that they tried to ambush the guerrillas and failed. There, they were supposed to have boarded a German jetliner for a flight to an Arab nation. इस ऑपरेशन में मारे गए दोनों फिलिस्तीनी आतंकवादियों के शव को लेकर गद्दाफी लीबिया आ चुका था। न्यूज़ चैनलों पर इसका टेलीकास्ट करते हुए उनके शरीर को देश भर में घुमाया जा रहा था, उनकी नुमाइश की जा रही थी और मकसद केवल एक था कि मिडिल ईस्ट देश उसे नोटिस करें। कुछ महीनों बाद 3 फिलिस्तीनी आतंकी जब रिहा हुए तो उन्हें भी गद्दाफी लीबिया लेकर आया और देश का हीरो करार दे दिया। ये एक इंटरनेशनल ड्रामा था जिसका राइटर और डायरेक्टर दोनों गद्दाफी था। मगर इस ड्रामे में ट्विस्ट तब आया जब उसे साउथ अफ्रीका में आज़ादी के नायक नेल्सन मंडेला का साथ मिलने ही वाला था। आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ वानी याद करते हैं। 1980 से 1990 के बीच में मुअम्मर गद्दाफी ने ईस्टर्न ब्लॉक का साथ दिया। खासतौर से जो अफ्रीका और क्यूबा में तहरीक तब पनप रही थी, चाहे वो क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो की थी या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेल्सन मंडेला या फिर पैलेस्टीन में जो यासिर अरफात की मूवमेंट चल रही थी, उनका भरपूर साथ जो है मुअम्मर गद्दाफी ने दिया जब बाकी लोग उनका साथ नहीं दे रहे थे। यही कारण था कि नेल्सन मंडेला और मुअम्मर गद्दाफी के बीच काफ़ी नज़दीकियां बढ़ी और दोस्ती भी बढ़ी और यही कारण है कि नेल्सन मंडेला ने मुअम्मर गद्दाफी का साथ दिया और दोनों चूंकि अफ्रीका के ही नेता थे और ये कारण भी था उनके एक दोस्ती का और दोनों के साथ जो एक दूसरे को लेकर सहयोग और साथ रहा वो अंतिम चरण तक, जब तक गद्दाफी जिंदा रहे तब तक उनको नेल्सन मंडेला का आशीर्वाद मिलता रहा। गद्दाफी एक हाथ नेल्सन मंडेला की ओर बढ़ा रहा था तो दूसरे हाथ से उसने आतंकवाद का दामन थाम रखा था। मिडिल ईस्ट देशों में उसके नाम के चर्चे शुरू हो गए, मगर पश्चिमी देश अभी भी उसे बड़े थ्रेट के रूप में नहीं देख रहे थे। लेकिन जल्द ही उनका ये भ्रम भी टूटने को था। 1980 का दशक आते आते यूके, जर्मनी, कोलंबिया जैसे देशों में आतंकी हमले बढ़ गए। अचानक से बढ़े इन आतंकी हमलों के पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसी दौरान अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह दावा किया कि इन आतंकी संगठनों को कोई और फंड नहीं बल्कि गद्दाफी फंड कर रहा है। इसके बाद अमेरिका ने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी घोषित कर दिया। गद्दाफी चाह भी यही रहा था, लेकिन शोहरत की उसकी भूख अभी मिट नहीं पाई थी। अब उसे अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन बनना था। मार्च 1986, लीबिया का नॉर्थ कोस्ट, गल्फ ऑफ सिड्रा में अमेरिकी नेवी पहले की ही तरह नेवल प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई थी। गद्दाफी ने तुरंत अमेरिका को संदेश भेजा, कहा कि ये गल्फ ऑफ सिड्रा मेरा है और इसमें तुम्हें नेवल प्रैक्टिस की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। गद्दाफी की इस चेतावनी को अमेरिका ने अनदेखा किया और प्रैक्टिस जारी रखी। लेकिन गद्दाफी मजाक के मूड में नहीं था। उसने अमेरिकी प्लेन पर 6 मिसाइल दाग दी। इस हमले से बौखलाया अमेरिका भी कहाँ शांत रहने वाला था। उसने भी जवाबी कार्रवाई की और लीबिया के 3 पेट्रोल बोट और एक मिसाइल इंस्टॉलेशन के परखच्चे उड़ा दिए। अमेरिका ने गद्दाफी के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दी थी, लेकिन इधर गद्दाफी के घर में ही उसके खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई। उसकी बनाई गई रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल उसका विरोध करने लगी, जिसे उसने बर्खास्त किया और अपना नया शासन लेकर आया, जिसका उसने नाम दिया ग्रीन बुक। मुअम्मर गद्दाफी ने 1975 में ग्रीन बुक छपवाई थी जब उन्होंने शासन शुरू किया था लीबिया में, और इस ग्रीन बुक को इतना आम किया गया न सिर्फ लीबिया में बल्कि साथ ही साथ अफ्रीका के दूसरे देशों में भी। उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार चलाने का तरीका गद्दाफी का था, जो उसका पॉलिटिकल विजन था,
लीबिया को लेकर और अफ्रीका लेकर, उस बात पर जो है उसने इस किताब में अपना विजन जो है वो सामने रखा था, जिसमें ख़ास तौर से जो कैपिटलिज्म या हो कम्युनिज्म हो उसके खिलाफ उसकी विचारधारा, और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेजन की बात कहें या फिर चरमपंथियों का साथ जो तहरीक था, और इस किताब में कहीं ना कहीं जो डिक्टेटरशिप था उसके खिलाफ तो लिखा गया था, लेकिन जिस अंदाज से फिर शासन चलाते हुए गद्दाफी का रोल रहा तो उसको ही एक बड़ा डिक्टेटर माना गया। तो कहीं ना कहीं इस किताब में जो अपना विजन सामने लाया था गद्दाफी ने, और जो फिर उसका तौर तरीका था शासन चलाने का, उनमें काफ़ी फ़र्क था जाहिर तौर से। ग्रीन बुक से लीबिया में खुद को हीरो साबित करने में जुटा गद्दाफी अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान चुका था। 4 अप्रैल 1986 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने लीबियन ईस्टर्न जर्मन एम्बेसी की ओर से एक सीक्रेट मैसेज को डिकोड किया। मैसेज था कि कल का अखबार देखकर तुम्हें खुशी होगी। इस मैसेज के मिलने के कुछ ही घंटों बाद एक लड़की बर्लिन लेवल नाइट क्लब में दाखिल हुई। क्लब हमेशा की तरह अमेरिकी सैनिकों से भरा हुआ था। हर कोई नाच गा रहा था। उस लड़की ने साथ में लाए एक बैग को क्लब में छोड़ा और बाहर निकल आई। रात के 1:45 पर धमाका हुआ। बैग में रखा 2 किलो एक्सप्लोसिव फट गया था। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हुई, 229 लोग घायल हुए और कई लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। अमेरिकी एजेंसी ने धमाके का इल्ज़ाम गद्दाफी पर लगाया और तभी टीवी स्क्रीन पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो रोगन आए और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. ठीक 10 दिन बाद अमेरिका ने ऑपरेशन अल्डोराडो लॉन्च किया और गद्दाफी के घर को उड़ा दिया। गद्दाफी इसमें बच निकला, लेकिन उसके परिवार के लोग इस ऑपरेशन में बुरी तरह से घायल हुए। दावा किया गया कि गद्दाफी की बेटी भी इस हमले में मारी गई थी, लेकिन ये गद्दाफी की चाल थी। कुछ दिनों बाद वो कैमरे के सामने आया और उसने रोगन को आतंकवादी करार दे दिया। Reagan is the biggest terrorist in the world. You are far from the civilization. We are a nation of civilization. गद्दाफी अब बदले की आग में जल रहा था। उसे अमेरिका से बदला चाहिए था और उसने इस बदले को अंजाम दिया दिसंबर 1988 में एक प्लेन ब्लास्ट करके। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी सूरज कुमार बताते हैं। लंदन से एक फ़्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी। उसमें एक धमाका हुआ था। 19 देशों के लोग सवार थे उसमें। कहा गया कि लोगों की लाश तक नहीं मिली थी। 19 देशों के लोग थे, तो 19 देश इस पूरे जो फ्लाइट में धमाका हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन में लगी थी। गद्दाफी का हाथ भी बताया गया, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिले शुरुआती जांच में, और गद्दाफी ने भी इससे इनकार किया था। लेकिन अमेरिका ने ये दावा किया, क्लेम किया कि गद्दाफी ही के द्वारा ये जो ब्लास्ट है उसे अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो ब्लास्ट के दौरान जिस बम का यूज़ हुआ था उसके जो कुछ पार्ट थे उसको बनाने के दौरान जो यूज़ होते हैं उसका इस्तेमाल उन धमाकों में भी हुआ था जो पहले हो रखा था, और उनमें लीबिया का हाथ बताया गया था, गद्दाफी का हाथ बताया गया था। तो ये एक क्लेम था, लेकिन कभी ये प्रूफ नहीं हो सका कि ये 100% श्योरिटी के साथ कि ये गद्दाफी द्वारा ही किया गया एक बम ब्लास्ट था एयरप्लेन में। दुनिया में अपनी कथनी और करनी को लेकर बदनाम हो चुके गद्दाफी का आतंक लीबिया में भी दिख रहा था। उससे बगावत करने वाले कई लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया ताकि लोगों के सामने मिसाल कायम हो सके कि गद्दाफी से दुश्मनी मतलब मौत। दूसरी ओर इराक को सारे पश्चिमी देश अपना दुश्मन मान चुके थे। साथ ही देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। गद्दाफी अपने साथ ऐसा होता नहीं देख सकता था। उन्हीं दिनों अलकायदा ने अमेरिका में 9/11 का हमला कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। टीवी स्क्रीन पर तभी गद्दाफी नजर आया। वो इस हमले का और अलकायदा का विरोध कर रहा था। गद्दाफी के इस रवैये ने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। गद्दाफी जानता था कि अभी उसकी एक गलती उसके बने बनाए साम्राज्य को तहस नहस कर देगी, और इसी को देखते हुए उसने पश्चिमी देशों से साठगांठ बढ़ानी शुरू की। अमेरिका जैसे देशों के लिए वो जासूस के तौर पर काम करने लगा। अलकायदा के हर एक मूव को वो ट्रैक करता और इसकी जानकारी CIA और वॉशिंगटन को देता। धीरे धीरे अपने इसी रवैये से वो पश्चिमी देशों के करीब आता चला गया। अब वो देश भी जो पहले लीबिया से कन्नी काटते थे वो उसके साथ हाथ मिला रहे थे। गद्दाफी अपने साम्राज्य को लेकर
आश्वस्त था। उसे लगने लगा कि अब उसके खिलाफ देश में कभी प्रदर्शन नहीं होंगे, मगर वो गलत था। कुछ ही सालों में अरब देशों में अरब स्प्रिंग की दस्तक होनी थी, एक ऐसी क्रांति जिसने अरब देशों में बैठे सत्ता के केंद्र को उखाड़ फेंका। लेकिन इन सब से कुछ साल पहले गद्दाफी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे रातों रात महिलाओं का मसीहा बना दिया। उसने अपने गार्ड के रूप में महिलाओं को रिक्रूट किया और उन्हें नाम दिया अमेजन गर्ल्स। अमेजोनियन गार्ड जो उसका गठन 1980 में हुआ, जब बाज़ाब्ता तौर पर गद्दाफी ने ऑफिशियली जो है गद्दी लीबिया की बतौर हेड ऑफ स्टेट छोड़ दी। इसमें ख़ास तौर से जो है महिलाओं का चयन किया गया। पहले अमेज़ॉन गार्डियंस में 15 महिलाओं को रखा गया जो निजी सुरक्षा के लिए तैनात गद्दाफी ने अपने लिए रखी। उसके पीछे ख़ास तौर से ये मकसद गद्दाफी का था कि चूंकि जो उसके जान के पीछे अरब के कुछ चरमपंथी लगे हुए थे, उनसे बचने के लिए उसने एक रणनीति के तहत इस गार्ड का, जो ये महिला गार्ड था अमेजोनियन गार्ड, इसका गठन किया था। वो ये समझ रहा था कि शायद जो अरबी लोग हैं वो महिलाओं पर गोली नहीं चलाएंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे। जब उनके इर्द गिर्द महिला बॉडीगार्ड्स होंगी तो उनकी जान भी उससे बच पाएगी, उन पर कोई आतंकी हमला नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी 1998 में अरबी चरमपंथियों ने जो है उसके एक मोटरकेड पर एक हमला किया, जिसमें इन गार्ड्स में से एक महिला गार्ड मारी भी गई और 15 और जो 7 ये महिला गार्ड्स थी वो घायल भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी समय तक जो है, यहाँ तक कि अपने शासन के अंत तक अमेजोनियन गार्ड्स के ही घेरे में मुअम्मर गद्दाफी रहा करते थे। अमेजन गर्ल्स के जरिए और पश्चिमी ताकतों से अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे गद्दाफी का अंत अब करीब था और इसकी शुरुआत हुई अरब स्प्रिंग से। अरब देशों में लोग सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे। लीबिया भी इसमें शामिल था। लोग सड़कों पर निकलकर गद्दाफी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और यह गद्दाफी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने आदेश दे दिया कि जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे उसे गोलियों से भून दिया जाए। लीबिया में लाशें बिछनी शुरू हो गईं। पश्चिमी देशों से दोस्ती करके गद्दाफी इस गफलत में था कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश उसके इस खूनी खेल में उसका साथ देंगे, मगर गद्दाफी की ये सोच सच्चाई से कोसों दूर थी। लीबिया के लोगों पर गद्दाफी के बढ़ते अत्याचारों ने नेटो को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। नेटो के सैन्य विमान लीबिया के ऊपर गोली बरसाने लगे और गद्दाफी के लोग मारे जाने लगे। लीबिया के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए और 69 साल के गद्दाफी के पास अब अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। 40 साल पहले जिस बेंगाजी में उसने तख्ता पलट किया था, उसी बेंगाजी में वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। नेटो के साथ साथ बागी लीबियंस का झुंड भी गद्दाफी के पीछे था। तभी गद्दाफी के काफिले के आगे की गाड़ियों पर हवाई फायरिंग शुरू हो गई। धमाके की आवाज़ ने गद्दाफी को भीतर तक दहशत से भर दिया। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर भागा और एक पाइप के भीतर जाकर छिप गया। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में लीबिया के लोगों का झुंड उस पाइप के पास आया और गद्दाफी को घसीट कर बाहर निकाला और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस घटना की वीडियोग्राफी की जा रही थी। गद्दाफी का पूरा शरीर खून से लथपथ था और कुछ देर बाद गोलियां चलने की आवाज़ आई और इसी में से एक गोली पर गद्दाफी के अंत की दास्तां लिखी थी। गद्दाफी के मौत के बाद लीबिया की तस्वीर कुछ अच्छी नहीं हुई है। यहाँ तक कि गद्दाफी के जाने के बाद, गद्दाफी के गुजर जाने के बाद लीबिया कुछ बट सा गया। वहाँ पर अब किसी तरह का अनुशासन उस हिसाब से नहीं रहा अंदाज से गद्दाफी के दौर में था। अलग अलग ग्रुप्स बने, आर्म्ड ग्रुप्स बने। हिंसा का दौर जो बिल्कुल गद्दाफी के ज़माने में लीबिया में रुका हुआ था, वो रफ्तार पकड़ने लगा। अलग अलग वारलॉर्ड्स बने, अलग अलग सेक्टर्स बने और कहीं ना कहीं जो हिंसा है सबसे ज़्यादा लीबिया में गद्दाफी के गुजरने के बाद बढ़ी और अभी भी कोई स्थिर शासक या सरकार नहीं कहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि अमेरिका की पुष्टपनाही से अब शासन, या वेस्ट के पुष्टपनाही से वहाँ पर शासन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देश जिस अंदाज से एकजुट गद्दाफी ने रखा था
उस हिसाब से अब उसके मारे जाने के बाद लीबिया नहीं रहा। गद्दाफी की मौत ने लीबिया की राजनीति में बदलाव लाए, मगर जो जख्म गद्दाफी लीबिया पर छोड़कर गया उसकी टीस आज भी किसी कोने में सुबकती दिखाई पड़ जाती है। तो आज के नामी गिरामी में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन का काम किया है सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के सफ़रनामे के साथ मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।